Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammad Sadiq and this is our section जहाँ पर हम IIT Advanced 2022 का फिज़िक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेपर 2 का सेक्शन 1 है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। 0 से 9 के बीच में कोई एक डिजिट आएगा आंसर, और फुल मार्क्स +3 है और नेगेटिव मार्किंग -1 है। ओके, सो क्वेश्चन इस तरह से है, a particle of mass 1 kg is subjected to a force which depends on the position as F is equal to -kxi cap plus yj cap kg meter per second square, where k is k with proper units. At t is equal to 0, the particle's position r is equal to 1 by √2i cap plus √2j cap meter, and its velocity is -√2i cap plus √2j cap plus 2 upon pi k meter per second. Let Vx and Vy denote the x and y components of the particle's velocity respectively. Then ignore gravity, and when z is equal to 0.5 meter, the value of x Vy minus y Vx is. इस तरह से यह हमें एक फोर्स दे रखा है और इसमें k की वैल्यू 1 हमें लेना है, और इनिशियल पोजीशन जो पार्टिकल की है वो 1 बाई √2i कैप प्लस √2j कैप ऐसे दे रखी है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस तरह से दे रखी है। देन हमसे पूछ रहे हैं कि जब z की वैल्यू 0.5 मीटर है उस टाइम पर, अब हमें जो चीज़ दे रखी है वो हमसे कह रहे हैं कि x Vy माइनस Vyx इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पोजीशन में x कंपोनेंट एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एंड देन वेलोसिटी का y कंपोनेंट एंड पोजीशन का x कंपोनेंट, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ समझ में आएगा कि इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आता कैसे है। ओके, अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स जो दे रखा है हमें वो -k, इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर xy प्लेन पर हम पार्टिकल को दिखाएं, से दिस इज xy प्लेन एंड यहाँ पर हमारा पार्टिकल है और उसका x कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट इस तरह से है, तो xi कैप प्लस yj कैप उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। एंड हमारा जो फोर्स है वो इस पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट में दे रखा है। दैट मीन्स जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है जब पार्टिकल xy प्लेन में है। पार्टिकल की पोजीशन i कैप j कैप में दे रखी है, सो पार्टिकल xy प्लेन में है, उस टाइम पर जो फोर्स है वो इस तरह से दे रखा है। एंड सिंस जो फोर्स है उसका x एंड y कंपोनेंट है, सिर्फ z कंपोनेंट नहीं है, तो वेलोसिटी जो हमें दे रखी है इसमें x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। लेकिन ये वाला जो z कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द z एक्सिस, सो दिस कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो हमेशा ओरिजिन और जो x एक्सिस है उसके अलोंग डायरेक्टेड है। सो अगर हम x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट द z एक्सिस, सो वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए, बिकॉज फोर्स जो है वो हमेशा z एक्सिस से पास हो रहा है। इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम एक्सिस। सो अब अगर टॉर्क उसका 0 होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द z एक्सिस विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। ठीक, सो यहाँ पर ये चीज़ जो दिख रही है ये हमें ये बता रही है कि हमें पोजीशन और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। पोजीशन और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम में आता है, एंड एंगुलर मोमेंटम हमें यहाँ पर किसी न किसी तरह से रिलेट करना है, तो उसी के लिए ये दे रखा है। ये वी कैन कॉल इट अ सेंट्रल फोर्स। सो इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक, सो लेट अस फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम अब हम कैसे लिख सकते हैं, m r1 क्रॉस v1 इज इक्वल टू सेम m r2 क्रॉस v2, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड m दोनों तरफ से ड्रॉप हो जाएगा, सो r1 क्रॉस v1 इज इक्वल टू r2 क्रॉस v2 होगा। तो यहाँ पर अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सो इसको हम डिटर्मिनेंट से कर लेते हैं i j k, एंड r1 जो हमारा है इसमें हमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं 1 बाई √2 एंड 0, सो दिस इज 1 बाई √2 एंड 0। ठीक, एंड जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो है
minus root 2 and 2 upon pi, minus root 2 and 2 upon pi। ठीक, ये R1 क्रॉस V1 हो गया। इसी तरह से R2 क्रॉस V2। अब यहाँ पर R2 हम क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन में भी कह रहा है कि x एंड y कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी, सॉरी Vx and Vy आर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड x and y आर कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल्स पोजीशन। ठीक, सो किसी फाइनल टाइम पर से R2 है, उसकी पोजीशन हम कैसे लिख सकते हैं, xi कैप प्लस yj कैप, एंड सिंस पार्टिकल z में भी चल रहा है सो इट विल हैव सम z कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन, एंड उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम लिख सकते हैं Vxi कैप एंड Vyj कैप, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है वो वही रहेगा बिकॉज z में फोर्स नहीं है, सो 2 अपॉन पाई k कैप, इस तरह से हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे R2 विच इज़ x, y एंड z, सॉरी लेट अस फर्स्ट राइट द I, J, K, एंड उसके बाद हमें R2 लिखना है। ओके, सो x, y एंड z, एंड देन वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या दे रखे हैं, Vx, Vy एंड 2 अपॉन पाई। ठीक, अब अगर हम ध्यान दें, हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है x Vy माइनस Vyx, तो यहाँ पर x Vy माइनस Vxy या x Vy एंड आई थिंक ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, x Vy, ओके, x Vy माइनस माइनस y Vx, इस तरह से है ये। ठीक है, ओके, सो जो चीज़ हमें दे रखी है x Vy माइनस y Vx, ये हमें मिलेगा जब हम z के अलॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। तो दोनों तरफ हमें z कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ भी हम z के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। z के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 विच इज़ 1, एंड देन माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 इज़ माइनस 2, और पहले से ही माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर k के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, दिस इज x Vy माइनस y Vx, ये आ जाएगा। सो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकल गई जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 3। सो यहाँ पर जो इसका इंटीजर आंसर है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेडियो एक्टिविटी से। इन अ रेडियो एक्टिव डिके चेन रिएक्शन, थोरियम 90-230 nucleus decays into polonium 84-214, the ratio of number of alpha particles to number of beta minus particles emitted in this process is। So काफ़ी easy, very easy कैटेगरी का क्वेश्चन है। सो हमें ये कह रहे हैं कि थोरियम है 90 एंड 230 मास नंबर, ये कन्वर्ट हो रहा है पोलोनियम में बाय एमिटिंग सर्टेन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, सर्टेन नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। सो पोलोनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 84 एंड मास नंबर 214, इस तरह से दे रखा है। सो इसमें कितने अल्फा पार्टिकल्स और कितने बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, उसका हमें रेशो कैलकुलेट करना है। नाउ वी नो कि अल्फा पार्टिकल जब एमिट होते हैं तो मास नंबर पर फ़र्क पड़ता है, एंड बीटा पार्टिकल्स जब एमिट होते हैं तो मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर मास नंबर पे जो भी फ़र्क पड़ा है वो अल्फ़ा के एमिशन की वजह से है। सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट कितने अल्फ़ा एमिट हुए हैं। सो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटेड, यहाँ पर मास नंबर 230 से 214 हो जा रहा है। सो मास नंबर चेंज हुआ है 16, एंड एक अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से 4 मास नंबर पे फ़र्क पड़ता है, दैट मीन्स 4 अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। ओके, सो 4 अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर एमिट होंगे तो ये जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, दिस एटॉमिक नंबर शुड बी 4 अल्फ़ा पार्टिकल्स, 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन्स भी अगर 4 अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं तो टोटल 8 प्रोटॉन्स एमिट हुए हैं। सो 8 प्रोटॉन्स का लॉस अगर होगा सो दिस नंबर वुड बिकम 82। ठीक, बट ये क्या है, 84 है। इसका मतलब कि 2 न्यूट्रॉन्स फिर 2 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए हैं। सो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में जब कन्वर्जन है वही बीटा पार्टिकल एमिट करता है। तो यहाँ पर अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि 2 बीटा माइनस पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। सो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इज 2। सो यहाँ पर अगर हम ये रेशियो लें 4/2, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स divided by number of beta particles is equal to 4/2, that is 2:1।
ठीक, सो इंटीजर आंसर जो हमारा होगा वो यहाँ पर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, two resistances R1 X ohm and R2 1 ohm are connected to a wire AB of uniform resistivity as shown in the figure. The radius of the wire varies linearly along its axis from 0.2 millimeter at A to 1 millimeter at B. A galvanometer connected to the center of the wire 50 centimeter from each end along its axis shows zero deflection when A and B are connected to a battery. Then the value of X is. तो यहाँ पर ये इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है, ये R1 है, इसका रेजिस्टेंस X ओम है और इसका रेजिस्टेंस जो है ये 1 ओम दे रखा है और ये है एक ऐसा वायर AB जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। एंड ए पर इसकी जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो हमें दे रखा है 0.2 मिलीमीटर और यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक, एंड हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये एक हमें बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दे रखा है। ओके, तो ये एक तरह का मीटर ब्रिज है जो बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि R1 अपॉन ये जो पार्ट होगा इतना से दिस पॉइंट इज C, ये जो पॉइंट है इसको हम C ले लेते हैं और A से C और C से B तक के डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है 50 सेंटीमीटर। सो R1 अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ AC पार्ट विल बी इक्वल टू R2 अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ CB पार्ट। जो बैलेंसिंग की कंडीशन होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि AC और BC जो CB पार्ट्स होंगे उनका रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक कॉनिकल वायर दे रखा है। सो कॉनिकल शेप का जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई AB, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, लेंथ L हो गई और A और B जो है दोनों एंड्स की क्रॉस सेक्शनल रेडियस है। ये वैल्यू कैसे आती है ये हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम इसको लेके चलेंगे। अब हमें यहाँ पर AC पार्ट का रेजिस्टेंस चाहिए, तो A की तो रेडियस हमें मालूम है, हमें C सेक्शन पर रेडियस कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से उधर B पे मालूम है तो CB पार्ट के लिए भी हमें C एंड पर जो रेडियस है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, से इस तरह का उसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह का हमारा कॉनिकल शेप का कंडक्टर है और इस एंड पर जो ये रेडियस है उसे R1 है और इस एंड पे जो रेडियस है वो R2 है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो है वो कोन के सरफेस से थीटा एंगल बना रही है। ओके, अब यहाँ से ये पूरी लेंथ जो है इसकी वो L है और हमें यहाँ से किसी y डिस्टेंस पर अगर रेडियस कैलकुलेट करना है, ओके, से दिस रेडियस इज x, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी हियर नाउ ये जो एंगल है थीटा, इसका अगर हम tan लिखें तो यहाँ और यहाँ के बीच में हम क्या देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर है विच इज R2 माइनस R1 एंड देन बेस लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। सो इफ यू राइट द tan ऑफ दैट एंगल, tan थीटा is equal to R2 minus R1 upon L, ये हो जाएगा। एंड अगेन सेम tan थीटा यहाँ से अगर हम लिखें सो वी कैन राइट x minus R1 upon y, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमें ये जो x है वो कैलकुलेट करना है। सो x कैन बी कैलकुलेटेड एज, इस y को हम इधर लेकर आ जाएंगे, R2 minus R1 upon L इंटू y प्लस R1, ये हो जाएगा। ठीक, एंड इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज भी कर सकते थे। ये रेडियस का ग्रेडियंट हो जाएगा। सो रेडियस का ग्रेडियंट इनटू जो डिस्टेंस है जहाँ पर हमें रेडियस चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इनिशियल अगर कुछ रेडियस है तो उसको हम ऐड भी कर देंगे। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज टू फाइंड x। R2 हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर, माइनस R1 इज 0.2, सो दिस इज 0.8 मिलीमीटर अपॉन L, जो पूरी लेंथ उसकी दे रखी है AB वायर की वो 1 मीटर है, इनटू y, हमें जो रेडियस चाहिए वो 50 सेंटीमीटर पर चाहिए, दैट इज 0.5 एंड प्लस R1 जो रेडियस है वो 0.2 मिलीमीटर है। सो ये आ जाएगा, ओके, ये 1 हो गया, 0.5 इंटू 0.8 विल बी 0.4 प्लस 0.2
दैट इज 0.6 मिलीमीटर। ठीक, ये हो गई रेडियस सी सेक्शन पर, यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें मिल गई है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि R1 अपॉन AC पार्ट का रेजिस्टेंस। अब AC पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे लिखा जा सकता है? रो दे रखा यूनिफॉर्म है, रो L दोनों तरफ सेम है, AC की लेंथ और CB की लेंथ सेम है, तो उसके लिए हम कैपिटल L यूज कर सकते हैं, विच इज सेम, रो कैपिटल L अपॉन पाई AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 इंटू C पर रेडियस विच इज 0.6, ये हो जाएगा। एंड इसी तरह से RCB जो है उसको हम लिख सकते हैं अगेन रो एंड सेम लेंथ CB अपॉन पाई एंड देन C पर जो रेडियस है 0.6 एंड देन इंटू 1, ये हो जाएगा। अब अगर हम बैलेंसिंग की कंडीशन लगाए, सो वी कैन राइट, यहाँ कर लेते हैं, वी विल राइट R1 अपॉन RAC इज इक्वल टू R2 अपॉन RCB, ये हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं वहाँ से कि RAC और RCB इसका रेशियो अगर हम लेंगे तो रो L और पाई ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। सो हमें R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। R1 विड बिकम RAC अपॉन RCB इंटू R2, ये हो जाएगा। R2 की वैल्यू 1 दे रखी है एंड यहाँ से RAC अपॉन RAC अपॉन RCB अगर हम करेंगे तो ये चीज़ डिनोमिनेटर में होगी और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। ये तो 1 है क्लियरली, सो ये ऊपर जाएगा 0.6 अपॉन 0.2 इंटू 0.6। ओके, सो 0.6 अपॉन 0.2 इंटू 0.6 इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये यहाँ से कैंसिल हो गया एंड ऊपर 1 अपॉन 0.2 दैट इज 10/2 इज 5। सो R1 इज इक्वल टू 5 ओम। ये इस क्वेश्चन का इंटीजर आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस से है। इट सेज in a particular system of units a physical quantity can be expressed in terms of the electric charge, electron mass, Planck's constant h and Coulomb's constant k, which is 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of vacuum. In terms of these physical constants, the dimension of magnetic field is ये हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द चोजन क्वांटिटीज। देन हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पर जो हमें क्वांटिटीज दे रखी हैं जिनके टर्म में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, दे आर इलेक्ट्रिक चार्ज। सो वी नो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पर भी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है AT एंड देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपली द मास, सो उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कैपिटल M एंड प्लैंक्स कांस्टेंट उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, दिस इज ml स्क्वायर T माइनस 1 इज इक्वल टू h न्यू, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो कूलम्स कांस्टेंट है K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा K विल बी ml क्यूब T माइनस 4 A माइनस 2, ये K का डायमेंशनल फार्मूला हो गया कूलम्स कांस्टेंट। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा MT माइनस 2 A माइनस 1, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। अब मैग्नेटिक फील्ड को इनके टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, देन जो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो वी कैन एक्सप्रेस फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू E to the power alpha and ME to the power beta and then H to the power gamma and last K to the power delta, ऐसे दे रखा है। सो अब ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम MLT और A इनके टर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अल्फा बीटा गामा इन सब की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा दैट विल बी, यहाँ लिख रखा हमने MT माइनस 2 A माइनस 1 एंड देन चार्ज उसका डायमेंशनल फार्मूला है AT होल रेस्ट टू द पावर अल्फा एंड देन मास रेस्ट टू द पावर बीटा एंड देन उसके बाद H है विच इज रेस्ट टू द पावर ML स्क्वायर T माइनस 1 रेस्ट टू द पावर गामा एंड देन K की जो वैल्यू है
वो है ml क्यूब t माइनस 4 a माइनस 2 होल रेज टू द पावर डेल्टा। ठीक, अब हमें राइट साइड में टोटल पावर्स कलेक्ट करनी है हर एक क्वांटिटी की। सो मास की टोटल पावर यहाँ पर है बीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पर है गामा, एंड देन यहाँ पर है डेल्टा। ये टोटल पावर हो गई, टोटल डायमेंशन हो गई मास के लिए। एंड देन इसी तरह से L के लिए क्या है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर L नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर 2 गामा हो जाएगा, L रेज टू द पावर 2 गामा, और यहाँ पर है दिस इज़ 3 डेल्टा। एंड देन उसके बाद नंबर आएगा T का। T की टोटल पावर जो है वो इस तरफ है, यहाँ पर अल्फ़ा, एंड देन यहाँ पर है माइनस गामा, एंड देन यहाँ पर है माइनस 4 डेल्टा। एंड लास्ट A की पावर हम देख लेते हैं क्या क्या है। A रेज टू द पावर यहाँ है अल्फ़ा, एंड देन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है माइनस 2 डेल्टा। ये है। अब दोनों तरफ की डायमेंशंस अगर हम कंपेयर करें, सो क्लियरली वी कैन सी बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर m रेज टू द पावर 1 है, सो दिस इज इक्वल टू 1। एंड देन L की पावर्स हम कंपेयर करें, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू, इस तरफ L नहीं है, सो ये हो जाएगा 0। एंड देन T रेज टू द पावर क्या क्या है, अल्फ़ा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा, और इस तरफ T कितना है माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2। एंड देन लास्ट अल्फ़ा माइनस 2 डेल्टा विल बी इक्वल टू माइनस 1। ये 4 इक्वेशंस हो गए हैं, और 4 अननोन्स हैं हमारे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। इन सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ये हो जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा विल बी 0, माइनस 2 डेल्टा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो माइनस 2 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा इज़ 2 डेल्टा, एंड देन इस पर हम माइनस लगाएंगे तो प्लस गामा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सो माइनस 1 प्लस 2 इज़ प्लस 1, ये हो जाएगा। एंड देन डेल्टा और गामा में एक और रिलेशन यहाँ पर है हमारे पास। सो 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम गामा एंड डेल्टा निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को या तो 3 या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 4 डेल्टा प्लस 2 गामा इज़ इक्वल टू 2। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस 4 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा इज़ माइनस डेल्टा, एंड इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। सो एक डेल्टा जो है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, दिस इज़ प्लस 2। अब डेल्टा की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है, सो अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इक्वेशन 4 से अल्फ़ा माइनस 2 डेल्टा विच इज़ ऑल्सो 2 इज़ इक्वल टू माइनस 1। सो ये हो गया माइनस 4, उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, एंड माइनस 1, सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस 3, ये आ गया। नाउ इफ़ वी हैव अल्फ़ा एंड डेल्टा देन वी कैन फाइंड, अच्छा इस वाले इक्वेशन से हम गामा भी निकाल सकते हैं। सो 2 डेल्टा विच इज़ 2 प्लस गामा इज़ इक्वल टू 1, सो गामा इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। यहाँ से मिल गया हमें। अब पहले इक्वेशन में बीटा है, वहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं। बीटा प्लस गामा विच इज़ माइनस 3 प्लस डेल्टा विच इज़ प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पे बचेगा माइनस 1, उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। सो बीटा इज़ इक्वल टू प्लस 2, ये हो गया। एंड देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इन सब की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, सो we can see alpha is 3, beta is 2, and gamma is minus 3, and then again delta is plus 2. ठीक, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू 4। ठीक, सो 4 इसका इंटीजर आंसर होगा।
तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रे ऑप्टिक्स से है। इट सेज कंसीडर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n आइडेंटिकल यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 layers. The first layer is a column of air of height h is equal to 1/3 centimeter, and the second and third layers are of equal thickness. D is equal to under root 3 minus 1 upon 2 centimeter, and refractive indices mu1 is equal to root 3 by 2 and mu2 is equal to root 3 respectively. A light source O is placed on the top of the first unit as shown in the figure. A ray of light from O is incident on the second layer of the first unit at an angle of 60 degree to the normal. For a specific value of n, the ray of light emerges from the bottom of the configuration at a distance L is equal to 8 upon root 3 centimeter as shown in the figure. Then the value of n is. Okay, so ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह की n आइडेंटिकल यूनिट्स दे रखी है। एक यूनिट में 3 लेयर है, पहली लेयर एयर है, बाकी दूसरी लेयर्स जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ये दे रखा है। एयर कॉलम की हाइट h है विच इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर, एंड ये दोनों जो मीडियम्स हैं इनकी हाइट सेम है d विच इज अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो एयर कॉलम है उसके ठीक टॉप उसी सरफेस पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है O। यहाँ से ये लाइट निकल रही है और पहली लेयर पर 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, इस तरह से ये होते हुए कई सारी यूनिट से निकल के फाइनली जहाँ पर इमर्ज हो रही है वो डिस्टेंस O से कितनी पैरेलल है, L डिस्टेंस आगे है। पैरेलली वो L डिस्टेंस आगे हो गया है, ये वाला पॉइंट, एंड L की वैल्यू 8/√3 सेंटीमीटर है। तो कितनी यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इस तरह की कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब इसमें हम ये देखेंगे कि लाइट रे सक्सेसिव यूनिट से पास होने के बाद लैटरली कितना शिफ्ट हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हो रही है। सो एक यूनिट से हम निकालेंगे एंड देन सारी यूनिट से कितना टोटल शिफ्ट आएगा उसको हम L के बराबर रख लेंगे। सो हम पहले यूनिट से देखते हैं कि उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना शिफ्ट आया है। सो लाइट सोर्स यहाँ पर है, सो पहला तो शिफ्ट यहीं पर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो है शिफ्ट, लेट्स कॉल दिस x1। ओके, एंड देन लाइट जो है एयर से मीडियम 1 में जा रही है। सो ये लाइट रे एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से बेंड हो रही है। एंड यहाँ पर जो एंगल है, लेट्स कॉल दिस एंगल θ1 यहाँ पर, तो उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट ये x1 कितना है। तो यहाँ पर ये हाइट h है और ये डिस्टेंस हमें x1 निकालना है, और ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होगा, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो वी कैन फाइंड ये एंगल है 60 डिग्री, ये सामने वाली साइड x1 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन h, perpendicular upon h is tan 60 degree which is √3। तो x1 की वैल्यू आ गई h √3। ठीक, यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है, अब दूसरी लेयर से पास होने में वो कितना आगे जाएगी, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं x2, ये वाली जो डिस्टेंस है। ओके, सो x2 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा। सो यहाँ पर इस इंटरफेस पर वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ हम कैसे लिख सकते हैं, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। नाउ एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सो ये 1 हो गया, और जो एयर में इंसिडेंट एंगल है वो 60 डिग्री है। sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू μ2, उसकी जगह ये हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ1 की वैल्यू हमें दे रखी है, μ1 की वैल्यू जो है दैट इज √3/2, यहाँ पे 2 अंदर है रूट में, एंड देन sin θ2। ओके, सो √3 ये कैंसिल हो गया और √2 ऊपर जाएगा, सो नीचे एक √2 बचेगा। sin θ इज इक्वल टू 1/√2, दैट मीन्स θ इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो सेकेंड लेयर पर जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो, सॉरी, या फिर यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का एंगल है
या फिर सेकेंड लेयर पर जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। सो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है या फिर ये वाला एंगल भी वही होगा 45 डिग्री, तो फिर ये दोनों साइड्स क्या होनी है, इक्वल होनी है। दैट मीन्स x2 की वैल्यू जो है वो इस लेयर की थिकनेस के बराबर आ जाएगी। x2 विल बी रिटन, x1 हमने यहाँ लिख लिया, इसको ले लेते हैं, एंड x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक, ओके। अब लाइट जो है यहाँ से और आगे जा रही है एंड μ2 की वैल्यू √3 है विच इज़ लेस देन μ1। तो यहाँ पर जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। से दिस इज़ नॉर्मल एंड देन लाइट रे यहाँ पर नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है इस तरह से, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल में इसकी शिफ्टिंग हो रही है, लेट्स कॉल दैट x3। ठीक, सो हमें यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है वो कैलकुलेट करना, देन वी कैन फाइंड x3। अगेन इस इंटरफेस पर वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, वी विल राइट μ1, एंड देन जो इंसिडेंट एंगल है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 45 डिग्री। सो μ1 sin 45 इज इक्वल टू, इस वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, μ2 एंड देन sin थीटा। ये हमें कैलकुलेट करना, लेट्स कॉल दिस θ2 और θ3 लिख लेते हैं, θ2 ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं हम। सो μ1 की वैल्यू अगेन √3/2 है, sin 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू μ2 विच इज़ √3 एंड देन sin θ3, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं कि √3 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और √2 विल बिकम 1/2। सो sin थीटा की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/2, दैट मीन्स θ3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो इस वाले इंटरफेस पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या फिर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, ये कितना आ रहा है हमारा, 30 डिग्री आया हुआ है। सो 30 डिग्री अगर ये एंगल है, सो हम यहाँ पर tan लगा सकते हैं परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा x3 अपॉन बेस इज d। तो x3 अपॉन d इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। सो x3 अपॉन d इज इक्वल टू tan 30 डिग्री विच इज़ 1/√3। सो x3 इज इक्वल टू आ गया d अपॉन √3। ये तीनों लेयर से पास होने के बाद उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हॉरिजॉन्टल में वो हमें अलग अलग लेयर से कितना है वो मिल गया है, इसको हम सम करके टोटल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि अब जो दोबारा से फिर एयर कॉलम से होते हुए फर्स्ट इस मीडियम पर इंसिडेंट होगी लाइट, तो कितने एंगल पर इंसिडेंट होगी। सो यहाँ से लाइट मीडियम से निकल रही है, अब उसको फिर से नॉर्मल से अवे बेंड होना है। तो यहाँ पर ये एंगल हमने कैलकुलेट किया है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, दिस वन इज़ 30 डिग्री। सो एयर में जो एंगल बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो लाइट रे और थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इस तरह से। सो ये वाला जो एंगल होगा ये हमें पता करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, μ2 से लाइट आ रही है, μ2 एंड देन उसमें जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। सो μ2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू लाइट एयर में जा रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा और उसमें जो एंगल बनेगा लेट्स कॉल दैट θ4। सो μ2 इज इक्वल टू √3 एंड sin 30 इज 1/2 इज इक्वल टू sin θ4, दिस इज √3/2। सो क्लियरली θ4 जो है वो 60 डिग्री है। दैट मीन्स कि इसके बाद से ये जो सिचुएशन है ये शुरू वाली सिचुएशन रिपीट होती चली जाएगी। सो after passing through every such unit, the displacement along the horizontal of the light ray will be x1 plus x2 plus x3। ठीक, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट n यूनिट से पास होने के बाद कितना होगा, दैट वी कैन राइट n टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3, और यही जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है इज इक्वल टू L विच इज 8/√3। सो वी इक्वेट दिस टू L। नाउ अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। x1 इज h√3, x2 इज इक्वल टू d एंड देन x3 इज इक्वल टू d/√3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू L विच इज़ 8/√3। अब यहाँ पर h और d इन सब की वैल्यू भी हम रख लेते हैं। h की वैल्यू है 1/√3, सो ये हो जाएगा, सॉरी 1/3 है, सो दिस इज़ 1/3 इंटू √3 प्लस d की वैल्यू हमें दे रखी है √3, या एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ से हम d कॉमन कर सकते हैं। सो हमने d अगर कॉमन कर लिया, अब उसकी वैल्यू रख लेते हैं, दिस इज़ √3 माइनस 1 एंड देन यहाँ पर हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस
1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 एंड सॉरी ये d की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 है। ठीक, ओके, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा। नाउ वी कैन सी, इसका हम यहाँ से एलसीएम लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 इज 3 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 2, जो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर बचेगा क्या, अंडर रूट 3 बचेगा बस। ओके, सो ये पूरी चीज़ जो है ये सिंप्लीफाई होकर 1 अपॉन रूट 3 हो गई है ना। 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 यहाँ पर भी है, उसको हम कॉमन कर सकते हैं। वी कैन राइट n अपॉन रूट 3, देन यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1/3 बचा और यहाँ पर 1 बचेगा। सो ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3। सो रूट 3 ये हमने कैंसिल कर लिया। लेट मी चेक, ये जो L है, ओके, L इज 8 अपॉन रूट 3। सॉरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर h की वैल्यू जो हमें रखनी है, दिस इज 1 अपॉन 3 और ये रूट 3 ऊपर है। यस, दिस इज करेक्ट। दैट मीन्स इसकी जगह पर हमें मिलेगा क्या, 1 अपॉन रूट 3 मिलेगा। ठीक, सो 1 अपॉन रूट 3 यहाँ मिलेगा और यहाँ पर भी 1 अपॉन रूट 3 मिल रहा है। ये पूरी चीज़ ऊपर से एलसीएम लेने पर ये 2 हो रही, वो इससे कैंसिल हो जा रही, 1 अपॉन रूट 3 ये बचेगा। यहाँ पर भी 1 अपॉन रूट 3, दैट मीन्स 2 टाइम्स रूट 3 होगा हमारे लिए। ओके, सो दिस इज n into 2 times 1 upon root 3, so 2 upon root 3 is equal to 8 by root 3, ये हमने कैंसिल कर लिया, 2 4 the 8, so n is equal to 4, ये इस क्वेश्चन का इंटीजर आंसर है। so there are n 4 such layers जिसके बाद डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव भी था, कंसेप्ट भी इसमें यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 Gauss's law पर बेस्ड है। It says a charge small q is surrounded by a closed surface consisting of an inverted cone of height small h and base radius capital R and a hemisphere of radius capital R as shown in the figure. The electric flux through the conical surface is nq upon 6 epsilon naught in SI units. Then the value of n is. तो यहाँ पर हमें इस तरह का एक क्लोज्ड सरफेस दिया हुआ है जिसमें एक हेमीस्फीयर है और एक इन्वर्टेड कोन है एंड इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है जो कोनिकल सरफेस है उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू हमें दे रखा है NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से दे रखा है। सो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली इस कोन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें चाहिए। नाउ दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है दैट वी नो फ्रॉम गॉसेस लॉ, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इस हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन होती है E.ds। इससे हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हेमीस्फीयर पे कितना हो रहा है, चार्ज की जो पोजीशन है वो सिमेट्रिक है तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान होगी। सो उस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेट करके भी हम ये शो कर सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो इसका आधा होगा। यहाँ से कैलकुलेशन अगर की जाए तो वैल्यू आएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या अदरवाइज अगर हम गॉसेस लॉ का आर्गूमेंट लगाएं तो ये एक हेमीस्फीयर है, अगर यहीं पर एक दूसरा हेमीस्फीयर भी हम इमेजिन करें, दूसरा हेमीस्फीयर अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, नाउ दिस बिकम्स अनदर क्लोज्ड सरफेस। उस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज की पोजीशन जो है वो सरफेस के हर पार्ट से सिमेट्रिक है तो आधे पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा, हाफ ऑफ द टोटल, दैट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हमें जो हेमीस्फीयर दे रखा है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर है कोन प्लस हेमीस्फीयर, उस हेमीस्फीयर से इसका आधा फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है। सो डेफिनेटली जो रेस्ट ऑफ द फ्लक्स है वो किससे पास होगा, जो कोनिकल सरफेस है उससे पास होगा। दैट मीन्स फ्लक्स थ्रू द कोन विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी को क्वेश्चन में दे रखा है NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया, 6 यहाँ पर आ जाएगा, N की इंटीजर वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो यहाँ तक ये टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए हैं पेपर 2 में,
एंड बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।